नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी गिरी। रण क्षेत्र तो बन चुका है वो हिस्सा जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। रण क्षेत्र बन चुका है वो हिस्सा जहां पर एक वक्त था जब खुलकर ये कहा जा रहा था कि दुनिया में अगर खलीफा कहीं हो सकता है तो ये वही जगह हो सकती है। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। कल देर रात, आधी रात जब पूरी दुनिया सो रही थी तो फिर अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो ईरान में तबाही लेकर आया। ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जिस तरीके से B-2 बॉम्बर्स ने आग के गोले बरसाए, ईरान की परमाणु विस्तार के सपने को, उसकी अवधारणा को एक बड़ा धक्का लगा। अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया कि दरअसल ये जो एक्शन लिया गया है ये प्रिवेंटिव एक्शन है। दुनिया को विश्व शांति का रूप देने के लिए, क्योंकि ईरान जो कर रहा था वो विश्व की शांति के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा होने वाला था और इसीलिए अमेरिका ने ये बड़ा कदम उठाया। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति साफ तौर पर ये कहते हैं कि हमने जो किया दरअसल ये प्रिवेंटिव एक्शन है। ये उस शांति के लिए है जो दुनिया के लिए जरूरी थी, क्योंकि ईरान के मकसद, ईरान के उद्देश्य विश्व शांति को खतरे में डाल रहे थे और इसीलिए उनके परमाणु सेंटर्स पर B-2 बॉम्बर्स के जरिए अटैक किया जाता है। 3 सेंटर्स, 3 फैसिलिटीज, एटॉमिक फैसिलिटीज पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इजराइल धन्यवाद देता है ट्रंप का और इन सब के बीच ईरान अब ये कह देता है कि गलती कर दी है, ईरान को जगा दिया है और अब ईरान ऐसा बदला लेगा जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा। यानी 3 सेंटर्स बन चुके हैं और ये जिस तरीके की परिस्थिति नजर आती है, इन तीनों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, वो चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो या ईरान हो, सवाल ये उठ रहा है कि क्या दुनिया विश्व युद्ध 3, वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। और जिस तरीके से ईरान लगातार एक्शंस ले रहा था, इजराइल जिस तरीके से राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ रहा था, जवाब दे रहा था ईरान को, इसमें अमेरिका ने अब डायरेक्ट हस्तक्षेप करके, डायरेक्ट एंट्री करके क्या एक नई बहस को भी जागृत कर दिया है। और जिस तरह से आपको कासिम सुलेमानी याद होगा, अमेरिका ने 2020 में जो कहानी लिखी थी उसका उपसंहार यानी उसका द एंड क्या खामेनेई के अंत के साथ लिखा जाएगा। ये क्या अगला टारगेट खामनाई होने वाला है, ये जो सवाल खड़ा हो रहा है ये भी अपने आप में चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन इन सब के बीच जो परिस्थिति बन रही है, इसमें ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचने वाले हैं। रूस, चीन सभी ने अमेरिका के द्वारा किए गए इस हमले की निंदा की है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जो निंदा कर रहे हैं लेकिन साथ खड़े हैं, नहीं खड़े। खासतौर से अगर हम अरब देशों की बात करें, वो ईरान के साथ है भी या नहीं, इस पर भी अभी चर्चा शुरू हो चुकी है। जो परिस्थिति बन रही है, इन परिस्थिति के बीच में हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से बात की है और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद से हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि संवाद की जो उम्मीद की जा रही है, एक ऐसे देश से की जा रही है जिसका नेतृत्व उस हाथों में है, जिसका नेतृत्व करता वो है जो खास तौर पर इस्लामिक कट्टरता को बल देता हो। और अगर ऐसी परिस्थिति में ईरान इस बात को नहीं समझता कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद से हो सकता है, तो फिर अगला कदम क्या होगा? क्या अमेरिका जो साफ तौर पर कह रहा है कि ईरान अगर नहीं रुकता तो वो अपने खात्मे की स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है, क्या ये बात सच साबित होने वाली है? जो परिस्थिति बनी है, क्या वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया को लेकर जाएगी? आज इसी पर करेंगे खुलकर बात। कुछ ही देर में हमारे साथ विभिन्न एक्सपर्टीज जुड़ जाएंगे, हम उनसे जानेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो परिस्थिति बनी है इससे दुनिया किस मुहाने पर जाकर खड़ी हो गई है। उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities
in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान सिर्फ ईरान नहीं पूरी दुनिया के लिए अलार्म है। ट्रंप ने चेताया कि अब ईरान को या तो झुकना होगा या मिट जाना होगा और ट्रंप के इस वार को इजराइल ने धार्मिक युद्ध का सही जवाब बताया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले के फैसले की जमकर सराहना की। उन्होंने इसे एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि ताकत से शांति आती है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. तो उधर ईरान में हुई भारी तबाही के बाद विदेश मंत्री अरागची का भी बड़ा बयान सामने आया। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका हर वक्त युद्ध चाहता है। साथ ही नेतन्याहू और ट्रंप को चेताते हुए कहा कि अगर खामेनेई को छुआ तो अमेरिका को नर्क से भी बदतर हालात का सामना करना होगा। شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد و مواضعی که گرفتند و آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیگر نهادهای بین المللی لازم است و بر اساس مسئولیت خود باید در این چارچوب عمل کنند و در واکنش به این نقض آشکار قوانین بین المللی عمل کنند. این اقدامات متخاصم دشمنانه मिडिल ईस्ट अब आग का दरिया बन चुका है। यमन खुलकर ईरान के साथ आ गया है। पाकिस्तान, ओमान और कतर भी मैदान में उतर चुके हैं। मतलब साफ है, अब जंग सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं, अब ये पूरे इस्लामी वर्ल्ड और यहूदी राष्ट्र के बीच सीधी टक्कर है और अमेरिका पूरी ताकत से मैदान में उतर चुका है। وإبادة جماعية واعتداءات مستمرة على الشعبين اللبناني والسوري والعدوان على اليمن، ثم اتجه لعدوان شامل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير وجه الشرق الأوسط، وأن العدو الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة التامة على المنطقة وتنفيذ المخطط الصهيوني بدعم أمريكي مفتوح। से ही हुई और इस बार भी गूंज वही है, वर्ल्ड वॉर 3। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ईरान ने जंग नहीं रोकी तो क्या अगला टारगेट खामेनेई पर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शनी। तो सवाल यही है कि अमेरिका ने ये जो एक्शन लिया है, ये एक्शन क्या वाकई आत्मरक्षा का है? ये एक्शन वाकई प्रिवेंटिव है या फिर इस एक्शन ने मिडिल ईस्ट में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर का गेट खोल दिया है? और इन सब के बीच सवाल अमेरिका की इस कदम पर भी उठाया जा रहा है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। क्या वाकई अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया? ये तमाम सवाल हैं जो अब चर्चा का विषय बनने वाले हैं और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्क्रीन पर प्लीज लेकर आइए जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र सिंह जी, साथ ही साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर एसके दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है सर आपसे। और साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दत्ता, आपके साथ ही शुरुआत करती हूं। ये जो परिस्थिति बनी है, एक तरफ ये कहा जा रहा है, जब मुझे याद है कि इजराइल ने जब बड़ा कदम उठाया था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन की जब बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ये प्रीएम्प्टिव है। ये उस
संभावना, उस आशंका को भांपते हुए उठाया गया कदम है जो केवल इजराइल के लिए नहीं दुनिया के लिए खतरा बन रहा था। और ठीक वैसा ही लगभग स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से भी आ रहा है। मिडनाइट हैमर से नाम दिया गया और यह कहा जा रहा है कि यह भी एक प्रिवेंटिव एक्शन है। डू यू थिंक सो कि यह एक प्रिवेंटिव एक्शन है और इस एक्शन के बाद से ईरान रुक जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ईरान अब रुकने वाला है, बिकॉज ईरान हैज बीन कॉर्नर्ड टू द वॉल। और जब आप किसी व्यक्ति को या फिर किसी देश को जब आप एकदम दीवार के साथ कॉर्नर कर देते हो तो वो बहुत बुरी तरह से रिटेलिएट करता है, बहुत बुरी तरह से छटपटा के ऐसे कदम उठाता है जो शायद होश और आवाज में कोई इंसान या फिर कोई देश ना उठाए। अमेरिका ने जो कल मध्यरात्रि के बाद जो सारी चीजें किया है, उसकी जो इमीडिएट जो मकसद था, वो इमीडिएट मकसद पे तो अमेरिका काफी हद तक और बहुत हद तक कामयाब हो पाया है, क्योंकि जिस तरह का आपका फोर्डो कहिए, इस्फहान का ही है या फिर जो तीसरा न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिस हिसाब से टमाहोक मिसाइल और उसके साथ साथ F-2 बॉम्बर्स ने जो आपका बंकर बस्टर बॉम्ब के माध्यम से जिस तरह से तबाह किया है, और खास करके फोर्डो में जिस तरह का नुकसान हुआ है, वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि ये तीनों न्यूक्लियर रिएक्टर एक तरह से तहस नहस हो गया है। तो ईरान की जो एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो बन रही थी, और कहीं ना कहीं पे अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसीज लगातार कह रही थी कि 87% तक फिसाइल मटेरियल को कहीं ना कहीं पे प्योर बनाने में ईरान सक्षम हो गया था, और 90% अगर फिसाइल मटेरियल अगर एक तरह से प्योर फॉर्म में अगर कोई भी देश अगर तैयार कर ले तो कहीं ना कहीं पे वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाता है, यानी कि वो एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है। तो 3% दूर था 90% का जो एक बेंचमार्क है उससे। तो उससे तो कहीं ना कहीं पे ईरान आज के डेट में बहुत पीछे छूट चुका है, क्योंकि ये तीनों रिएक्टर तबाह होने के बाद उसके पास अब और क्षमता नहीं है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लेके चले या फिर उसको लेके आगे काम करे। ये भी है कि ये तमाम जितने सारे आपके जो फिसाइल मटेरियल है ईरान ने जो इकट्ठा किया था, वो कहीं ना कहीं पे स्मगल्ड आउट था पाकिस्तान से, फिर नॉर्थ कोरिया से और चाइना से। तो एक तरह से अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अगर देखा जाए, IAEA के कानून के हिसाब से अगर देखा जाए, या फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के कानून के हिसाब से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं पे ये नाजायज था शुरुआत से ही। तो उस दिशा में तो जो कदम उठाया गया था वो तो अपने आप में जायज ठहराता है, पर सवाल यहाँ पे ये है कि एट व्हाट कॉस्ट। अब जो प्लेयर अप होने वाला है वो कहीं ना कहीं पे एक बड़े लेवल पे मुझे लगता है कि एक डोमिनो इफेक्ट होने वाला है इस चीज का, और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे, वेस्ट एशिया के बहुत सारे देश प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इस पे शामिल होगा। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह कहे या फिर हुती कहे या फिर हमास कहे, पूरी तरह से तहस नहस नहीं हुआ है ये जो तमाम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कहीं ना कहीं पे अमेरिकन तमाम जितने सारे बेसेस है, या फिर अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट पे फौज है लगभग 40,000 के आसपास, उनको सुइसाइड बॉम्ब के माध्यम से टारगेट करने की बेशक कोशिश करेगा। और इसके साथ साथ ईरान जरूर इजराइल पे और अमेरिकन जो बेसेस है या फिर अमेरिकन जितने घाटी है उस पे टारगेट करने की जरूर कोशिश करेगा अपने बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से। 2 सेकंड और मुझे दे दीजिएगा। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल की जो क्षमता है वो बहुत हद तक काफी है अभी भी, और जिस हिसाब से हाफिया या फिर जेरूसलाम पे जो बैलिस्टिक मिसाइल साथ छोड़ा है ईरान ने, ये फोर्डो के न्यूक्लियर रिएक्टर तहस नहस होने के बाद और इस्फहान का रिएक्टर तहस नहस होने के बाद, वो दर्शाता है कि ईरान अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और रेजिम चेंज की जहां बात आती है, खामेनेई का रेजिम चेंज, धीरे धीरे एक एक पॉइंट पर आएंगे, रिजिम चेंज पर भी आएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो टारगेट हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, वो न्यू इरा है एक तरह से, कि लीडरशिप पे भी डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर वीएन सर आपके पास आ रही हूँ, जिस तरीके से अभी पूरा एक्सप्लेन किया डॉक्टर दत्ता ने कि क्या क्या अभी नेक्स्ट हो सकता है, ईरान की बौखलाहट इसी से समझ में आ जाती है। अगर आप देखें तो लगातार टेल अवीव और हाइफा पर जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, जो खबरें हम तक आ रही हैं, जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, इसके बाद ये सिर्फ बौखलाहट तक ही सीमित रहेगा? दूसरा कि इससे आगे बढ़ेगा,
और तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात कि एक तरफ ये हम सब ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरानी मीडिया की अगर आप रिपोर्टिंग देख लीजिए, रिपोर्टर्स वहां जाते हैं और कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ। अभी मैं एक सज्जन का ईरान से एक स्टेटमेंट सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि अरे कुछ नहीं, ऊपरी तौर पर कुछ हुआ है, सिर्फ गेट मतलब जो चैनल है वही डिस्ट्रॉय हुआ है और हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये तो बिल्कुल वही बात हो गई जो पाकिस्तान कर रहा था कि हमारा तो कुछ नहीं हुआ जी। फिर धीरे धीरे जब एविडेंसेस सामने रखे गए तो समझ में आता है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ था। क्या ईरान से इस तरीके की स्टेटमेंट आना भी एक फेस सेविंग का जो तरीका है वो अपनाया जा रहा है? और दूसरा, नेक्स्ट लेवल ऑफ ईरान का जो एस्केलेशन का होगा वो क्या कुछ हो सकता है? वीएन झा सर। लावनी, ईरान क्या कह रहा है, उसके मीडिया के माध्यम से क्या निकल के आ रहा है, उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि एक नैरेटिव बनाई जाती है अपने लोगों की डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, और कोई भी देश ये नहीं मानना चाहता है वॉर के स्थिति में कि वो बहुत बुरी तरह से आहत हो चुका है। तो इसलिए उसके कथन पे मत जाइए। हाँ, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि पिछले जो लगभग 10 दिन से या 9 दिन से जो वॉर चल रहा है, जिस तरह से इसराइल अटैक कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर संस्थानों पे, याद रखिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं हैं, ये यूरेनियम परिष्क्रमण संस्थान हैं, यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट्स। और इसमें कोई भी यूरेनियम जो 60% से ज़्यादा का है उसका कोई दूसरा यूज़ नहीं है, एक्सेप्ट कुछ मेडिकल में यूज़ होते हैं जिसमें कि 60% तक आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सारे जो यूरेनियम जाते हैं वो 90% अगर आपने अचीव कर लिया है तो 90% से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है वो वेपन ग्रेड यूरेनियम उसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि अगर उसमें 3% की अगर इम्प्योरिटी भी रहती है तो जब क्रिटिकलिटी उसमें होती है इम्प्लोजन के बाद तो वो अपने आप जो उसमें चेन रिएक्शन है वो सेट हो जाता है। ये मैं भली भांति जानता हूँ क्योंकि मैं इसमें कोर्स कर चुका हूँ, मेरी इसमें स्पेशलिटी रही है, इसलिए मैं आपको वो चीज़ बता सकता हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि ईरान के पास में वेपन ग्रेड यूरेनियम था। अब दूसरी चीज होती है कि पिछले जो 8-9 दिन की बात हम लोग कर रहे हैं तो इसराइल ने बहुत सारे न्यूक्लियर जो परिष्क्रमण संस्थान हैं उसको तबाह किए हुए हैं। SPND हेडक्वार्टर्स, तरकुजाबाद, फर्डो का अपर फ्लोर पायलट प्रोजेक्ट जो उनका है, नतांस, खोंदाब, मुबारकियां, अर्देकान, अनराक, ये इन सबों को इसराइल ने ऑलरेडी खत्म किया हुआ है, आउट ऑफ फंक्शन। सिर्फ फर्डो में जो 3 फ्लोर नीचे में जो उनका इन्वेस्टमेंट प्लांट था जो कि 90% इन्वेस्टमेंट प्लांट है, वो एक बहुत क्रूशियल जो चीज थी जो कि इसराइल खत्म नहीं कर सकता था। उसके पास में ऐसे बंकर बस्टर्स नहीं थे जो 100 मीटर जाके खत्म कर सके, तो यहीं पे उसको अमेरिका की जरूरत थी। ये भी माना जाता है कि अभी तक चाहे चोरी छुपे, चाहे ईरान के खुद के परिष्क्रमण किए हुए जो जितने 90% यूरेनियम थे वो वहीं पे स्टोर किए गए थे। तो वो जो एक बहुत वाइटल संस्थान था जिसको कि खत्म करना था। अब इसके बाद बचती है उसके 4 और न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं, न्यूक्लियर परिष्क्रमण संस्थान थे। लाविसान, जहां पे के उसके आयतुल्ला भी छुपे हुए हैं, शियान, आबदे और पर्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि यहाँ पे भी अटैक हो रहा है। तो मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका का साथ बहुत जरूरी था इसराइल के सर्वाइवल के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसराइल के सर्वाइवल के लिए कि जब आप एटम बम बनाते हैं और आप ये मान के चलते हैं कि ये हमारा इस्लामी बम है और जिस दिन बनेगा सबसे पहले मैं इसराइल को खत्म करूंगा, और फिर जो इस्लामी जगत का एक सपना था कि रिवर टू सी जो कहते थे वो सारा इस्लामिक इलाका है वो पूरा हो जाएगा, वो हमारा ड्रीम पूरे जो अरेबियन नेशंस हैं उनका पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा खतरा था और सिर्फ ये कहने वाली खतरा नहीं थी। जब आप ये ध्येय लेके चलते हैं और जब एक रेडिकल लीडर जो आयतुल्ला हैं जो जब उनके निर्देश में आप ये कुछ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल इसराइली के लिए खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल किसी भी सॉवरेन नेशन पे इस तरह का प्रहार करना मैं नहीं मानता हूं कि ये उचित है, लेकिन जब कोई दूसरा रास्ता नहीं हो, एटॉमिक बम होती है लावनी, ये कोई आम चीज नहीं होती है। आप
हिरोशिमा को बिल्कुल 80 साल बिल्कुल हो आप गए। ठीक कह रहे हैं। ईरान अपनी संप्रभुता की बात तो कर रहा है, लेकिन इजराइल की संप्रभुता का फिर क्या, जिस पर लगातार हमला किया जाता रहा ईरान की तरफ से, तो फिर दोनों चीजों को सोचना होगा। इन सबके बीच एक वॉर ब्रेकिंग आ रही है, सीधे लिए चलते हैं आपको वॉर ब्रेकिंग की तरफ। फ्लैश कीजिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का एक स्टेटमेंट आया है, ईरान को कई देश परमाणु हथियार देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारी नुकसान कर लिया है यह हमला करके। इस लड़ाई के बाद ज्यादा मजबूत हो जाएगी ईरानी सेना और ईरानी शासन ज्यादा मजबूत होगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से यह दावा किया गया है, ईरान को कई देश न्यूक्लियर वॉरहेड देंगे, और ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारी नुकसान कर लिया है, इस लड़ाई के बाद से और ज्यादा मजबूत हो जाएगा ईरानी शासन। इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ नरेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूं। जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है, आप देखिए कि अब मेदवेदेव साहब कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉरहेड भी एक दूसरे को दिया जाएगा, बहुत सारे देश ऐसे होंगे जो मदद कर देंगे अब ईरान की। और अभी देखें तो कल ही ईरान पहुंचने वाले हैं, जो माफ कीजिएगा मॉस्को पहुंचने वाले हैं ईरान के विदेश मंत्री। तो इस तरीके का स्टेटमेंट उनके पहुंचने से पहले, क्या जिस वेस्ट एशिया की बात अभी डॉक्टर दत्ता ओपनिंग में कर भी रहे थे, उस वेस्ट एशिया में अगर कोई पावर वैक्यूम होता है तो क्या ये रूस और टर्की जैसे देश उसे इस तरीके के स्टेटमेंट देकर फिल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? और क्या ऐसा संभव है कि किसी को आप एटॉमिक वॉरहेड को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है, जैसा कि मेदवेदेव साहब कह भी रहे? जी, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं जो दिमित्री मेदवेदेव, देखिए जो स्टेटमेंट्स होते हैं युद्ध के समय, अनेक स्टेटमेंट आप सुनेंगे, क्लेम सुनेंगे, जहां लड़ाई हो रही उनके क्लेम काउंटर क्लेम होंगे, उन सब चीजों पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन का भी एक स्टेटमेंट था और अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए इनका कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंस रह नहीं जाता है। आप ये देख लीजिए कि आज जो रियल स्थिति है वो किस में है, उस ईरान में जो इजराइल को सबसे पहले मान्यता देने वाला देश था। जिस दिन इजराइल बना था, पहला देश था ईरान जिसने मान्यता दी थी इस इस्लामिक कंट्रीज में, और बहुत बढ़िया एक दोस्ताना संबंध थे 79 से पहले। अगर आप देखेंगे तो ईरान और इजराइल में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, जबकि सभी अरब देशों का इजराइल के साथ काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, लड़ाई हुई है, सब कुछ हुआ है। अब ऐसे देश क्यों, जब जैसे ही जो रिजीम बदला, जो शाह डायनेस्टी थी जब वो गई, और फिर ये जो इस्लामिक जो रिवॉल्यूशन हुआ और ये कट्टरपंथी आने शुरू हो गए, तो अयतुल्ला खुमानी जो पहले वाले थे और फिर ये जो दूसरे आए, इन्होंने क्या है कि इनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी चेंज हो गई, और ये पब्लिकली एक अपनी स्पीच में ही नहीं, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहते हैं कि हमारे लिए इजराइल का अस्तित्व ही नहीं है, आज भी वो पूरी लैंड जो है वो फिलिस्तीन है। इट मीन्स जब आप किसी के अस्तित्व को नकारते हैं, दूसरे को अधिकार ही नहीं है, सिर्फ आपको अधिकार है। और जितने भी आतंकवादी संगठन रहे हैं इजराइल के चारों ओर, चाहे वो हिजबुल्लाह थे, चाहे वो आपके लेबनान में, और चाहे हूती रहे हों और हमास रहे हों, ये सब फंडेड और वेपनाइज्ड किसने किया है? ईरान ने किया है। देखिए ईरान जो है बहुत मजबूत देश रहा है, भारत के भी बहुत पुराने संबंध रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कट्टरपंथ हावी होता जाता है तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि जब आप धर्म विरुद्ध जाते हैं, मानवता विरुद्ध जाते हैं, तो खुद ही आप नाश के बीज बो रहे होते हैं। इस समय जो हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि जब वो इजराइल का अस्तित्व ही नहीं चाहते हैं, तो इजराइल भी इस रिजीम का अस्तित्व नहीं चाहता है। अब जो लड़ाई आ गई है वो दोनों के अस्तित्व पर आ गई है। ऐसा नहीं है कि ईरान में पूरी जनता उनके साथ है और वो बहुत आसानी से सेल कर लेंगे। इस रिजीम से ईरान में वहां की पब्लिक बहुत खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं ये तो जो एक पावर सेंटर होता है, एक तरह से पूरा उस पर कंट्रोल है, और इतने सारे इनके टॉप कमांडर्स लीडर्स जा चुके हैं, और जो भी स्टैंड इजराइल ने लिया है वो भी अपने अस्तित्व के लिए ही लिया है। जैसा भी हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं कि इतनी जो कैपेबिलिटी के वो पास आ गए थे, और डेफिनेटली वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं। पहला टारगेट इजराइल ही होता तो जाहिर है, और इससे जब एक न्यूक्लियर अटैक होगा कहीं, तो पूरे विश्व के लिए खतरा बनता है। तो जो भी ये इजराइल ने किया है
वो उसके लिए किया है, और जो जो ईरान कर रहा है, ये रिजीम है ईरान का, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहे हैं। अब जहां तक युद्ध फैलने की और इस्लामिक देशों का साथ देने की और रूस की अप्रोच, कहे तो सब सकते हैं। देखिए, इस्लामिक देश भी कोई ऐसा देश नहीं है, इस्लामिक देश जो ईरान का बहुत क्लोज फ्रेंड हो। स्टेटमेंट देना, एक वो जारी कर देना एक मीटिंग करके, वो एक अलग चीज है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही, स्टेटमेंट देना एक अलग बात होती है और साथ खड़े हो जाना एक अलग बात होती है। स्टेटमेंट में सब कोई निंदा कर रहे हैं, लेकिन साथ कौन कौन है इस पे अभी थिंकिंग शुरू हो जाती है कि असल में साथ कौन कौन है। सुरेंद्र स्वामी जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अमेरिका ने ये कहा कि भाई ये प्रिवेंटिव एक्शन है, ये आत्मरक्षा जरूरी थी। और जैसा कि आप सभी बता रहे हैं कि और मान भी रहे हैं कि अगर ईरान अपने जो उसके उद्देश्य और लक्ष्य थे अगर वो पूर्ति कर लेता तो सबसे पहले इजराइल को खत्म कर देता। तो कहीं ना कहीं से ये पूरी दुनिया के लिए खतरा था और इसीलिए अमेरिका की तरफ से ये कदम उठाया गया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर दिया है। आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून तो वही है जो अमेरिका डिसाइड करता है। अगर मान लीजिएगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में आप ये तय करते हैं कि ये जो अजहर मसूद है इसकी बाउंड्री है और ये टेररिस्ट है, और चाइना अगर उस पर वीटो कर देता है तो फिर चाइना क्या कर रहा है? वो भी तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है कि एक आप टेररिस्ट को बचा रहे हैं। तो जो ताकतवर होता है वही कानून बनाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का कोई मतलब नहीं है। देखिए, बेसिक बात ये हमको समझने की है कि जहां तक अमेरिका का अपना नंबर 1 पोजीशन है, उसको बचाने के लिए 2 ऐसे छोटे देश हैं जिनके लिए वो हमेशा खड़ा रहेगा। वो उसके अपने बच्चे हैं, एक इजराइल है, एक तैवान है। जब इजराइल शुरू में ठीक चल रहा था तो अमेरिका ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इस युद्ध में शामिल नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने कहा मैं टाइम लूंगा, लेकिन जब लगा कि अब इजराइल रिसीविंग एंड पे हो गया है और वहां बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और एक छोटा सा देश है, तो अमेरिका के पास कोई चारा नहीं बचा था कि वो इस मामले में बीच में युद्ध में आता। और इसीलिए उन्होंने जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको एक प्रीएम्प्टिव अटैक किया है। वो प्रीएम्प्टिव अटैक ऐसे ही है जैसे हमने पाकिस्तान में किया था, उनके जितने भी जो टेररिस्ट कैंप थे उन पर हमने किया था, और बाद में वो नहीं माने तो हमने उनके हवाई अड्डों पे किया था। तो वो एक मैसेज है कि भाई आप आ जाइए, अब आपके बस में कुछ है नहीं, अब हमारी जो झिझक थी कि हम लड़ाई में आएंगे नहीं आएंगे वो खत्म हो गई है, तो अब आप शांति की बात कीजिए। तो इतना सा ही आज की डेट में इसमें है। जहां तक अब दूसरे आने की बात है, दूसरे देशों को, देखिए, अगर ईरान मजबूत होता है, अगर ईरान को परमाणु बम मिलते हैं तो खाली इजराइल को खतरा नहीं है ना, खतरा तो यूएई को भी है, सऊदी अरेबिया को भी है, मिस्र को भी है, जॉर्डन को भी है। तो वो जो गल्फ है वो कोई खाली एक, आप ये नहीं कह सकते कि वो एक रिलीजियस, एक यानी इनडायरेक्टली आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं जो पर्दे के पीछे की कहानी, यानी शिया सुन्नी जो विवाद है उसमें कहीं ना कहीं से वो जो सुन्नी देश है उनके लिए भी ये खतरा पैदा कर सकता है। तो जहां भी इन्होंने, जैसे कतर ने कहा है कि बहुत होगा, वो भी अमेरिका के कहने पर है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि अगर इसमें आगे कोई लीडरशिप लेने की कोशिश करे तो वो ईरान के पास जाए, तो वो कतर को उन्होंने खड़ा कर दिया है। इसमें मुझे अच्छा, जहां तक जो, ठीक है सर, मुझे एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक का वक्त हो रहा है, बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लूंगी, लेकिन इतना जरूरी है कि ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। केवल जो पर्दे के आगे दिख रहा है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और भी चल रही है, और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि उस पर भी चर्चा और मंथन की जाए। हुए डॉक्टर दत्ता, मैं जो बातें अभी सुरेंद्र से कह रहे थे उसी बात को मैं आगे लेकर आ रही हूं। जैसे उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे तो कुछ और चल रहा है, पर्दे के पीछे की कहानी पर भी बात करना जरूरी है। आपने रिजीम चेंज की बात शुरू में की थी, तो क्या ये भी मुद्दा रिजीम चेंज का आधार बनेगा? क्योंकि अगर आप देखें, मैं पुनः उस एग्जाम्पल को यहां लेकर आऊंगी, जॉर्डन, जब ईरान की तरफ से इजराइल पर ड्रोन अटैक किया गया था तो जॉर्डन ने ईरान के ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया था, ये कह के कि इट इज नॉट आवर वॉर। तो जब यहां पर अलग अलग दो धड़े हैं तो फिर क्या ये परिस्थिति इस्लामिक गृह युद्ध की तरफ भी दुनिया को नहीं लेकर जा रही है? डॉक्टर एस.के. दत्ता, कहीं ना कहीं पे एक सिविल वॉर की तरफ जरूर जा रहा है मध्य एशिया और पश्चिम एशिया,
और मैं समझता हूं कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो अरब के तमाम जितने सारे देश है वो सुन्नी देश है और ईरान शिया देश है। तो कहीं ना कहीं पे उन लोगों का हिस्टोरिकली एक एनिमोसिटी रहा है, दुश्मनी रहा है। तो इसलिए ये सोच ले कि मुस्लिम बिरादरी के नाम पे सबके सब लामबंद होके ईरान के लिए खड़ा हो जाएंगे, ये बेवकूफी वाली सोच होगी और ये होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इजराइल का एक मकसद है कि खामेनी के रेजिम को एक तरह से तहस नहस करके खत्म किया जाए और उखाड़ के फेंका जाए। अब खामेनी की रेजिम अगर खत्म होती है और वहां पे जो वैक्यूम तैयार होगा, उस वैक्यूम पे कहीं ना कहीं पे एक पश्चिम के इम्पोज्ड एक पपेट रेजिम होगा, जो पश्चिम के हाथ में उसका बागडोर होगा और चाबी उसके हाथ में होगा। क्या ये चीज रूस के लिए एक तरह से रूस इसको एक्सेप्ट कर पाएगा, चाइना इसको एक्सेप्ट कर पाएगा? मुझे नहीं लगता है। रूस और चीन ने कहीं ना कहीं पे अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट किया है ईरान पे, और अगर रेजिम चेंज हो जाता है और एक पश्चिमी पपेट रेजिम अगर वहां पे स्थापित हो जाता है, तो इनका जो इंटरेस्ट है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है ईरान को लेके, पर्शियन गल्फ को लेके चाइना और रूस का, उस पर बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा और आर्थिक इंटरेस्ट भी धूमिल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब अगर तत्काल शांति का पहल अगर ना किया जाए तो आगे जाके ये फ्लेयर अप और गंभीर रूप ले सकता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा मानना है कि चीन और रूस आगे कहीं ना कहीं पे जाके कूदेगा जरूर। जहां बात आती है कि न्यूक्लियर वॉरहेड सप्लाई करने की, ये बेशक है कि इसकी स्मगलिंग हो सकती है, नॉर्थ कोरिया ईरान को सप्लाई कर सकता है, पाकिस्तान ईरान को सप्लाई कर सकता है और चीन भी ईरान को सप्लाई कर सकता है न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो इसलिए रशिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति ने जो कहा है वो कोई आइसोलेटेड बयान नहीं है, और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अकेले अपने बलबूते पे वहां पे शांति स्थापित नहीं कर सकता है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगे बुरा लगे। आज नहीं तो कल भारत, रशिया, चाइना और महत्वपूर्ण दूसरे देशों का इन्वॉल्वमेंट करना ही होगा वहां पे। बिल्कुल, और भारत का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि भारत के भी बहुत सारे इंटरेस्ट वहां पे हैं, चाहे वो ईरान की बात, चाबहार की, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा। न केवल पे हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट पे, और चाबहार को कैसे सुरक्षित रखा जाए ये बहुत बड़ा चुनौती होगा। और यही वजह रही, बिल्कुल, और यही वजह रही वीएन झा सर, यही वजह रही कि आप देखें तो आज प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन से बात भी की और उन्होंने कहा कि संवाद करिए, संवाद से ही रास्ता निकलता है, समाधान निकलता है, क्योंकि चिंता कहीं ना कहीं से हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर भी है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि हम बात जब करते हैं तो हम पेजेश्किन साहब से बात कर लेते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो चला रहे हैं, जो सीधे सीधे आक्रमण की जो स्थिति पैदा कर रहे हैं, वो खामनेई है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो दो ध्रुव वहां पर भी है, जैसे पाकिस्तान में भी होता था, कहने को हुक्मरान है लेकिन चलाते आतंकवादी है, सेम वही चीज ईरान के साथ भी है। तो यहाँ की जो परिस्थिति है, क्या बातचीत से कोई समाधान निकालने की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे? ऐसा लगता है आपको? लावनी, थोड़ा सा अंतर है पाकिस्तान और ईरान का जो सिनारियो है। पाकिस्तान में सिविलियन और का एक गवर्नमेंट है जिसको मिलिट्री आदेश देता है, लेकिन ईरान में जो आयतुल्ला है उसको सुप्रीम लीडर माना जाता है, उसके जो ब्रॉड दृष्टिकोण है उसको गवर्नमेंट चलाता है। उन दोनों में टसल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सिविलियन और मिलिट्री के बीच में टसल है। आपने देखा हुआ है कोई प्रेसिडेंट और कोई प्राइम मिनिस्टर वहां पे बहुत लंबा नहीं जीता है, कम से कम पाकिस्तान में तो रह नहीं सकता वो। तो ये दो चीजें अंतर हैं। अब जहां तक आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने पेजेश्किन से बात की, तो वो तो पेजेश्किन से बात करेंगे, वहां के प्रधानमंत्री हैं, और उनको अच्छा नहीं लगा होगा आज के दिन, जबकि ये तीन संस्थान जब आज के दिन में जब न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है ईरान की जब खत्म हो गई है, और तब जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बातचीत का दौर चलाना पड़ेगा, तो पेजेश्किन को कभी अच्छा नहीं लगा होगा वो। और
आप ईरान के ऊपर में मैं भारत के दृष्टिकोण से कह रहा हूं, आप ईरान के ऊपर में ज्यादा आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं आज से 3 महीना 4 महीना पहले ईरान ने कुछ बयान भारत के ऊपर में ऑलरेडी दे दिया हुआ है। तो कब ईरान हमारे दोस्ती के अंदाज से पलटेगा ये आप कह नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ इसराइल जो है आपके साथ डट के खड़ा हुआ है। इसराइल की आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे एयरफोर्स में सिस्टम्स में लगे हुए हैं, नेवल सिस्टम्स में लगे हुए हैं, आर्मी में काम कर रहे हैं, तो उसको हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले दिन में लावनी एक बहुत चीज मैं बताता हूं कि भारत जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के युद्ध में न्यूट्रल रहा था, तटस्थ रहा था, शायद भारत वो तटस्थता यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसको कम से कम या तो आप लीनिंग होते हुए देखेंगे या लीनिंग होते हुए आपको आभास लगेगा, जो कि ईरान को कतई अच्छा नहीं लगेगा। अब अंत में सिर्फ मैं एक चीज और बताता हूं कि ये वॉर यहीं पे रुकने वाली नहीं है। ये मैं भी अपने सारे पैनलिस्ट पे ध्यान रखता हूं, लेकिन जो ईरान की कैपेबिलिटी है वो खत्म हो गई है। आज के दिन में पूरे के पूरे ईरान का जो एयर स्पेस है वो इसराइल के हाथ में है। पूरा का पूरा जो ईरान का वो मिसाइल बनाने का फैक्ट्री था उसको तबाह कर दिया गया है। ईरान के पास में बहुत सारे मिसाइल्स हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें से बहुत सारे मिसाइल्स को खत्म कर दिए गए हैं और आधे मिसाइल उसके जो हैं वो 1000 किलोमीटर से कम के रेंज का है, मतलब वो इसराइल तक पहुंच नहीं सकता है। तो आने वाले दिनों में देखिएगा आप कि आज के दिन में उन्होंने 30 या 40 मिसाइल छोड़े थे, कल वो 20 मिसाइल छोड़ेंगे, परसों 10 मिसाइल छोड़ेंगे और उसके बाद उनके पास में छोड़ने के लिए मिसाइल नहीं रह जाएगा जब तक या तो उनके पास में नॉर्थ कोरिया से नहीं आएगा या फिर कहीं और से नहीं आएगा। नॉर्थ कोरिया से सिर्फ मिसाइल नहीं आ सकता है, ये पूरी की पूरी एक सिस्टम होती है, उसको ऑपरेट करने वाले जो ग्राउंड सिस्टम होते हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने मिसाइल। तो ये इतना आसान चीज नहीं है कि वहां से लेके वो दे देगा। वॉरहेड की आपने बात कही, बिल्कुल ये पॉसिबल है कि वॉरहेड उसको कोई दे दे, लेकिन आप जानते हैं रूस आज के दिन में कितना दिक्कत झेल रहा है यूक्रेन के खिलाफ में, नेटो के खिलाफ में, लेकिन उसने अभी तक वॉरहेड यूज नहीं किया हुआ है। तो रूस जो है एक महत्वपूर्ण दायित्व वाला देश है। चीन भी मुझे देखिए यही तो इंपॉर्टेंट है, दायित्व, जिम्मेदारी। ये शब्द रशिया ने समझा, नरेंद्र सिंह जी, उस रशिया ने तो ये बात समझी, लेकिन हम उस देश के बारे में बात कर रहे हैं जो ये जिम्मेदारी, ये दायित्व नहीं समझते। वो तो अपने लिए, अपनी लीडरशिप को दिखाने के लिए, अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए ईरान की जनता को भी आग के हवाले कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे इतर मेरा थोड़ा सा सवाल है, जैसा कि हर कोई कह रहा है कि ईरान के पास अब कैपेबिलिटी तो बची नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए क्या अमेरिका ने इजराइल को अपना सामरिक औजार बना लिया, स्ट्रैटेजिक वेपन जिसे कहते हैं? और सेम यही चीज हमने रूस और यूक्रेन के बीच में देखी थी, यूक्रेन को जैसे उसने बना लिया था। तो क्या यहां पर भी इजराइल के साथ अमेरिका ने वही काम किया है जो रशिया और यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के साथ किया था? जी जी, देखिए इजराइल का जहां तक सवाल है, अमेरिका में जो इजराइल मैटर्स द मोस्ट, अब कहते हैं कि धीरे धीरे भारतीय लॉबी भी उसके समकक्ष होती जा रही है, या दो एक तरह से लॉबी बहुत स्ट्रांग हो गई है, बट इवन टुडे इजराइल लॉबी इन यूएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो वहां की गवर्नमेंट को निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है। और यही कारण है कि इजराइल का साथ देना यूएस की एक तरह से आप मजबूरी भी कह सकते हैं। और दूसरा, जो अमेरिका को पता है कि अगर ये चीजें धीरे धीरे, अभी डायरेक्ट इजराइल से फाइट हो रही है लेकिन उनका भी इन्वॉल्वमेंट बेयर मिनिमम है, जैसे जो लास्ट नाइट किया है। लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जिस तरह से झा साहब बता रहे थे, बिल्कुल बहुत व्यवहारिक है, ये प्रैक्टिकल है जो वो बता रहे थे कि जो लॉन्ग, क्योंकि ये नेबरिंग कंट्री नहीं है, देखिए 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो उनके पास वेपन बहुत हैं लेकिन उस कैपेबिलिटी के उतने नहीं हैं। लेकिन ईरान अपनी ईगो में जो रिजीम है, अपने आप की अपनी सुप्रीमेसी और अपनी जो इंटरनेशनल अटेंशन ये करने के लिए वो एक और दूसरा रास्ता अपना सकते हैं, और वो रास्ता ये होगा कि इस गल्फ वाले रास्ते को कहीं ना कहीं यहाँ जो जितने भी शिप्स होंगे अमेरिकन, इजराइल या इवन अदर नेशंस के, उन्हें डैमेज कर सकते हैं। जो जो आसपास के जो जितने भी यूएस के स्टेशंस हैं, ऑल्दो वहाँ से काफ़ी कुछ हटा लिया गया है, एयरक्राफ्ट वगैरह, बट कहीं ना कहीं जाने वाले रास्ते को बाधित कर सकते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम कर सकते हैं पूरे विश्व के लिए, जहां क्योंकि ये एनर्जी और जो जितना भी ऑयल और गैस है, इसका हब है ये जो सेंटर है,
आप देखेंगे अगर, तो इस पर्शियन गल्फ में कहीं ना कहीं अगर वो अटैक करना शुरू कर दें उन वेपन से जो नियर बाई अटैक करने के लिए हैं, जो 1000 किलोमीटर से कम के हैं, वो अभी भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखिए जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, जो खामने रिजीम है, जो इनकी फौज है, इनका जो रिजीम है, ये अपने अहम के लिए कहीं ना कहीं दूसरों के लिए समस्या कर सकते हैं। अगर हम इजराइल पर उस तरह लगातार अटैक नहीं कर सकते, बनाए रख सकते, क्योंकि कैपेबिलिटी घटती जा रही है और नई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी जैसे पहले हो सकती थी। तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां सबको देखना होगा, जो मेजर पावर्स हैं उन्हें देखना होगा कि किस तरह से इससे वैश्विक नुकसान ना हो। देखिए जब भी युद्ध होते हैं आम पब्लिक को उसका बिल्कुल आपने इम्पोर्टेंट बात कही है और हम इस वक्त वो मैप भी दिखा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि तेल को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और हॉर्मुज की बात जो होती है, स्वामी सर आपके पास आ रही हूँ, हॉर्मुज अगर यहाँ पर अगर उस पर इम्पैक्ट पड़ता है तो दुनिया भर में जो ऑयल सप्लाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं से संकट होगा। यानी चर्चा इस पर भी शुरू हो चुकी है कि इसका दूसरा गेट क्या हो सकता है, ऑप्शन क्या हो सकता है। इस पर भी देखिए दूसरी तरफ चर्चा शुरू हो चुकी है। सुरेंद्र स्वामी जी। नहीं, इसमें देखिए पहले ही सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इन्होंने तो रेड सी के थ्रू ऑलरेडी अपनी पाइपलाइंस डाल ली हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे कोई बहुत ज्यादा सप्लाई में फर्क पड़ेगा। रशिया अलग सप्लायर नहीं, लेकिन आपने सऊदी का नाम लिया, लेकिन एक बात जो बार बार मन में आती है कि सऊदी को लेकर ही, सऊदी के अंदर के जो लोग हैं उनकी जो भावनाएं हैं अगर वो ईरान के साथ जुड़ी हुई हैं तो क्या वाकई सऊदी चुप बैठेगा? क्या उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? सुरेंद्र स्वामी जी, मुझे लगता है कि शायद स्वामी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। दत्ता सर आपके पास ये सवाल लेकर आ जाती हूँ मैं। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जहां बात आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल एरिया पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। अब वहां पे अगर मान लीजिए ईरान अगर ना भी करे, आपके हिजबुल्ला या फिर हूती या फिर दूसरा कोई आतंकवादी संगठन अगर माइंस अगर बिछा दे समुद्र के नीचे, और बड़े बड़े जितने सारे ओशन लाइनर्स हैं, जितने सारे बड़े बड़े जहाज हैं, उन सबको और खास करके अमेरिका के, ब्रिटेन के जो जहाज है, इन सबको अगर टारगेट करे तो कहीं ना कहीं पे ये खतरनाक परिस्थिति पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूं कि ज्यूइश डायस्पोरा जो है वो अमेरिका में सबसे पावरफुल डायस्पोरा में से है और वो निर्णायक भूमिका अदा करती है अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए वहां पे अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो इसलिए आज अमेरिका इजराइल के पक्ष में जिस तरह से खड़ा हुआ है, आप और अमेरिका इससे पीछे हट नहीं सकता है। आप इसके बाद अगर अमेरिका को कदम उठाना होगा तो इससे बड़ा कदम उठाना होगा, और ये बड़ा कदम अगर अमेरिका कल को अगर उठाती है तो कहीं ना कहीं पे मैं समझता हूं कि बाकी जितने सारे रीजनल प्लेयर्स हैं जिनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, चाहे वो रूस का हो, चाहे वो चाइना का हो, या फिर बाकी महत्वपूर्ण पावरफुल कंट्रीज का हो, उनका इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं पे प्रभावित होता है। उनका इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा। यानी ऑल इन ऑल अगर देखें तो पूरे विश्व पर इसका असर जरूर नजर आएगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय में ऑलरेडी बढ़ा चुकी हूं, अनुमति इतना ही देता है समय मुझे आप लोगों से बात करने का, लेकिन इतना जरूर है जो बातें आप लोगों की तरफ से आई है उसने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि अभी की जो परिस्थिति है वो ईरान के लिए मुश्किलों भरी है। वो भले ही ये फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान ईरान का हुआ है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ इजराइल आगे बढ़ रहा था, विश्व शांति की भावना के साथ अमेरिका ने कदम उठाया, और इन सब के बीच अब भारत के लिए भी कदम उठाने की बारी है। नॉन अलाइंड से हटकर अब अलाइंड होना होगा, भारत को अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी, और भारत जिस तरीके से प्रतिक्रिया देता आया है उसने हमेशा से समाधान दिखाया है, क्योंकि भारत हमारे लिए, भारत की धरती जिसे कहा जाता है कि युद्ध की धरती नहीं बुद्ध की धरती है, लेकिन अगर आतंकवाद बढ़ता है तो आतंकवाद को समूल विनाश का प्रण भी, संकल्प भी भारत की धरती से ही लिया जाता है। इस पूरी परिस्थिति पर एक विशेष गीत हमने आप लोगों के लिए निर्मित किया है। उस गीत के साथ आज आपको छोड़े हुए जाती हूं। रण क्षेत्र में मेरे साथ अभी बस इतना ही।